भूले। सीटी लग गई, छोले उबल गए होंगे। अब लगे हाथ चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर छोले बनाने का मसाला भून लेती हूँ और भटूरे के लिए मैदा भी मल लूंगी। हे भगवान, बरसात को भी आज ही आफत लगाना था। ज्यादा बरस गई तो छत चूने लग जाएगी। यही चिंता करते हुए कविता अपनी कमजोर छत वाली गरीब सी रसोई के अंदर छोले भटूरे बना रही थी, क्योंकि आज उसकी गरीब ननद पूजा को देखने लड़के वाले आने वाले थे। वहीं उसके दोनों बच्चे अरुण, पिंकी प्लेट लेकर चूल्हे के पास में बैठे थे। वो काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि गरीबी में पूरा परिवार दाल रोटी खाकर गुजारा करता था। अरुण भैया, आज तो हमारे घर में छोले भटूरे बने हैं। मैं तो पूरे 2 भटूरे खाऊंगी। नहीं, 3 भटूरे खाऊंगी। मुझको तो 4 भटूरे देना माँ, खाने के लिए। अपने दोनों बच्चों के दिल में छोले भटूरे खाने का अरमान लगा देखकर कविता चिंता में आ जाती है। बच्चों, आज तुम्हारी पूजा बुआ को देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तो मैं उनके लिए छोले भटूरे बना रही हूँ। उनके खाने के बाद जब बच जाएगा तो मैं तुम दोनों को भी दे दूंगी, ठीक है? तभी प्रमोद थोड़ी मात्रा में रसगुल्ले समोसे ले आता है। कविता, लड़के वाले आ गए हैं, जल्दी से नाश्ता पानी सजा कर ले आओ। और पूजा तैयार होगी? वो मैंने ननद जी को साड़ी पहना दिया है, तैयार भी कर दिया है, कमरे में बैठी हैं। आप लड़के वालों को बिठाओ, मैं चाय नाश्ता और गरम गरम भटूरे तलकर ला रही हूँ। कविता ननद पूजा को लड़के वालों के सामने लाती है, जहाँ लड़की के भाई और बूढ़ी माँ कस्तूरी लड़के के परिवार के सामने हाथ जोड़कर उनके मान सम्मान में खड़े थे। तभी अमीर शारदा कहती है, लड़की के नयन नक्श तो बड़े सुंदर हैं। खाना वाना तो बना लेती हो बेटी? जी माँ जी, बना लेती हूँ। फिर तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। प्रमोद बेटा, बस लड़की सुंदर सुशील हो और अच्छा खाना बनाकर खिलाए, और क्या चाहिए। लेकिन बेटा, हमारी समाज में बड़ी इज्जत है। देखो, मुझे दहेज नहीं चाहिए। केवल 2 ही शर्त है कि मेरे मेहमान का अच्छा स्वागत हो और शादी बैंक्वेट हॉल में हो। जी, मुझे आपकी दोनों शर्त मंजूर है माँ जी। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। नमस्ते। उनके जाने के बाद बूढ़ी कस्तूरी चिंता भरे मन से बोलती है, प्रमोद बेटा, तूने हामी तो भर दिया, मगर जैसी शादी का अरमान समधन जी ने जताया है, ऐसी शादी करना हम गरीबों के बस की बात नहीं बेटा। तेरा बाल बाल कर्ज में बिक जाएगा बेटा। फैक्ट्री में मुश्किल से तू 8,000 रुपए कमाता है, उसमें घर का गुजारा ही पूरा नहीं होता। इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? तभी आंसू से भरी आंख से प्रमोद अपनी गरीब बहन की सूरत देखकर कहता है, जरा सोचो माँ, इतनी अमीर घराने की बहू बनकर हमारी पूजा कितनी खुश रहेगी। और रही बात पैसे की, तो मेरे फैक्ट्री के मालिक बहुत अच्छे हैं, उनसे कर्ज ले लूंगा। मैं दिन रात ओवर टाइम करूंगा माँ, और उनकी पाई पाई चुका दूंगा। हाँ माँ जी, और मेरे पिता ने मेरी शादी में जो गहने दिए थे, मेरी प्यारी ननद को वही चढ़ा देंगे। अपने गरीब भाई भाभी का ऐसा अपार प्यार देखकर ननद रोते हुए बोलती है, भाभी भैया, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझको भगवान समान भाई भाभी मिले हैं, जो मेरे लिए इतना सोचते हैं। ओ मेरी प्यारी ननद, तुम तो अभी से आंसू बहाने लगी। अभी तो विदाई में टाइम है। अब चलिए, आ जाइए सब लोग, मैंने सबके लिए छोले भटूरे बनाए हैं, साथ मिलकर खाते हैं। इसके बाद कविता के गरीब ससुराल वाले उसके बनाए हुए स्वादिष्ट छोले भटूरे बड़ी खुशी से खाते हैं। अरे, सब कोई खाए जा रहे हैं। छोले भटूरे कैसे लगे बताया भी नहीं। छोले भटूरे बहुत ही लाजवाब बने हैं भाभी, एकदम तीखे तीखे मस्त मसालेदार, और भटूरे भी एकदम कुरकुरे टेस्टी बने हैं। भाभी, मैं तो बोलती हूँ आप ना मंगल बाजार में छोले भटूरे का स्टॉल लगा लीजिए, माँ कसम बहुत कमाओगी। हाँ, तेरी भाभी छोले भटूरे बेचेगी और तू बर्तन धोई हो। हाँ माँ, मैं तो रेडी हूँ, जो भाभी कहेंगी वो उनकी ननद जरूर करेगी। इसी तरह हंसते मुस्कुराते हुए गरीब ननद भाभी अपने परिवार में खुश थी। कविता अपनी ननद को बेटी के बराबर दुलार करती थी। अगले दिन से प्रमोद फैक्ट्री में ओवरटाइम करने लगता है, दिन रात मेहनत करने, और ना सो पाने की वजह से वह एक रात को फैक्ट्री में रुककर अकेले काम कर रहा होता है। तभी एक भारी भरकम मशीन उसके पैर पर गिर जाती है, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो जाता है। माँ, मेरा पैर। प्रमोद,
जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत ही बेचैन हो रहा है बहू। मेरा प्रमोद सही सलामत तो है। माँ जी, आप खामखा चिंता कर रही हैं, वो तो ओवर टाइम पर हैं। अच्छा, आपकी तसल्ली के लिए मैं और ननद जी देख आते हैं। जैसे ही दोनों जाने लगती हैं तो बाहर बहुत जोर की बरसात पड़ रही थी। दोनों आधी रात में किसी तरह भीगते हुए फैक्ट्री में पहुंचती हैं, जहां प्रमोद बेहोश पड़ा था और उसके दोनों पैर से खून बह रहा था। भैया, भैया उठो ना। हे भगवान जी, ये क्या हो गया? भाभी, भैया को अस्पताल ले चलते हैं। दोनों सारे रास्ते रोते हुए अस्पताल में प्रमोद को भर्ती करवाती हैं, जहां डॉक्टर को प्रमोद का एक पैर काटना पड़ता है। देखिए, आपके पति के एक पैर की हालत बहुत गंभीर है, इसलिए पैर काटना पड़ा, वरना पूरे शरीर में जहर फैल जाता। इस दुर्घटना के बाद गरीब ननद भाभी के घर में हद से ज्यादा गरीबी की परिस्थिति छा जाती है। अनाज पैसे सब खत्म हो चुका था और प्रमोद का मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है, जिसके बाद लड़के वाले रिश्ता भी तोड़ लेते हैं। गरीब भाभी कविता तो बिल्कुल टूट चुकी थी। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, जिस घर आंगन में बारात आनी थी आपने दुख भर दिए। मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगी। यही सोच सोच कर वह चौखट पर बैठी दुख से रोए जा रही थी। तभी बारिश में गली से छोले भटूरे का ठेला लिए एक आदमी गुजरता है। छोले भटूरे खा लो भैया, आओ, और बरसात में चटपटी मसालेदार छोले भटूरे खाओ। हाँ जी, आ गया है आपके गली मोहल्ले में बिट्टू छोले भटूरे वाला। 50 रुपए में एक छोले प्लेट भटूरे वाला। आइए आइए आइए, एक प्लेट छोले भटूरे वाला 50 रुपए में। अरे बाप रे, ये ठेले वाला कितने महंगे रेट के छोले भटूरे बेच रहा है। 50 रुपए में तो मैं पूरे परिवार को छोले भटूरे बना के खिला दूं। अपनी गरीब भाभी की ये बात सुनकर ननद को व्यापार का आइडिया आता है। कविता भाभी, आप तो कितने स्वादिष्ट छोले भटूरे बनाती हैं, तो क्यों ना हम दोनों नंद भाभी छोले भटूरे का ठेला खोल लें। बारिशों का मौसम है, हमारी अच्छी बिक्री होगी। छोले भटूरे तो सर्दी गर्मी बरसात पूरे सीजन में लोग बड़े चाव से खाते हैं। हाँ, ये उपाय अच्छा है, घर बैठने से गुजारा नहीं चलेगा ननद जी, लेकिन सामान के लिए मोटे पैसे चाहिए होंगे। मैं करती हूँ जुगाड़। कविता अपने सोने की बाली बेचकर सारी सामग्री मैदा, चने, धनिया, मसाले, पनीर इत्यादि खरीद कर ले आती है और दोनों गरीब ननद भाभी तड़के 3-4 बजे के भोर से उठकर छोले भटूरे बनाने लगती हैं। ननद जी, छोले बहुत ही ज्यादा मात्रा में बनाना है तो पतीले में उबालना होगा और आंच का ध्यान भी रखना पड़ेगा। ठीक है भाभी, आप छोले उबालो, मैं प्याज टमाटर काटकर मसाला पीस लूंगी। ठीक है, तो मैं आंच भी देख लूंगी और बैठे बैठे मैदा तैयार कर लेती हूँ। फिर उसे खमीर होने के लिए छोड़ना होगा ताकि भटूरे फूले फूले बने, वरना तेल पी जाएंगे। लगभग 3-4 घंटे में छोले भटूरे तैयार करके दोनों ठेले पर रखने लगती हैं। तभी जोरदार की बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान भाभी, बरसात होने लगी, अब हम बाजार तक कैसे जाएंगी? छाता भी नहीं है और न तिरपाल है। तभी कविता कुछ जुगाड़ लगाती है और अंदर रखे कट्टों से बने तिरपाल से ठेला ढक लेती है। ये लो पूजा, ये बोरी सर पर ओढ़ लो, चलो चलते हैं। कुछ देर में दोनों बाजार में आ जाती हैं, जहां बारिश के सुहावने मौसम में अमीर लोग रेनकोट पहनकर बाजार में खाने पीने आए हुए थे। तभी ननद आवाज लगाती है, छोले भटूरे, गर्मा गर्म छोले भटूरे। आइए आंटी जी, अंकल जी, भाभी जी, भैया जी, हमारी ठेली पर आओ, 30 रुपए प्लेट में छोले भटूरे खाओ। क्या 30 रुपए प्लेट में छोले भटूरे? ओ जी चलो ना, देखो ये ठेले वाली भाभी कितने सस्ते छोले भटूरे बेच रही हैं। हाँ हाँ मोहिनी, चलो चलते हैं। दोनों पति पत्नी गरम गरम बन रहे छोले भटूरे की खुशबू से खींचे चले जाते हैं। अरे ओ बहन जी, जरा 2 प्लेट छोले भटूरे लगाना और आम का अचार और प्याज भी डाल देना। जी बहन जी, बस अभी लगाती हूँ। कविता भटूरे तलती और पूजा ग्राहक को प्लेट में परोसती है। खाने के बाद महिला खुश होकर खूब तारीफ करती है। अरे वाह, तुम दोनों ननंद भाभी के छोले भटूरे का तो जवाब नहीं। इतने मस्त छोले भटूरे तो मंगल बाजार में भी नहीं मिलते, क्यों जी? हाँ बिल्कुल मोहतरमा, इन गरीब नंद भाभी के छोले भटूरे के आगे तो गोपाल जी के छोले भटूरे भी फेल हैं। ऐसा करो, इन्हीं से 2 प्लेट छोले भटूरे पैक करवा लो, घर जाकर खाना नहीं बनाना पड़ेगा तुम्हें।
इस तरह पहली बोनी में ननद भाभी 4 प्लेट छोले भटूरे बेचती हैं। देखा देखी उनके पास खाने के लिए भीड़ बढ़ जाती है और कुछ देर में पूरा ठेला खाली हो जाता है। देखा भाभी, पहले ही दिन हम दोनों गरीब ननद भाभी के छोले भटूरों ने महफिल लूट ली। देखना वो दिन दूर नहीं जब हम फेमस हो जाएंगी। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर ननद जी। कल से हम और ज्यादा छोले भटूरे बनाएंगे क्योंकि बारिश के मौसम में अच्छी बिक्री हो रही है। अगले दिन भी दोनों मेहनत से बड़े पतीले में लबालब भरकर छोले भटूरे बनाकर बाजार में लाती हैं। आज भी झमाझम की बारिश थी, फिर भी उनके छोले भटूरे बिक जाते हैं। इसी तरह टाइम गुजरने के साथ अब दोनों मंगल बाजार, बुध बाजार में भी स्टॉल लगाने लगती हैं, जिससे उनको हर कोई पहचानने लगता है। लेकिन कहते हैं ना, सफलता हासिल करना इतना भी आसान नहीं होता। उन्हें बरसात में कई मुश्किलों से गुजरना पड़ता है। कभी तूफान उनके ठेले का तिरपाल उड़ा ले जाता था, तो कभी उन्हें बारिश में भीगकर छोले भटूरे बेचना पड़ता था। ननद जी, भगवान की कृपा से अब हम दोनों ने अच्छे खासे पैसे जोड़ लिए हैं। क्यों ना हम दोनों एक दुकान लेकर उसी में गोपाल जी छोले भटूरे वाले के जैसे रेस्टोरेंट खोले, नंद भाभी के नाम से। हाँ भाभी, आइडिया बहुत अच्छा है। इससे हमें काफी ज्यादा मुनाफा होगा। फिर दोनों अपनी सास और पति से भी राय सलाह लेती हैं और फिर रेस्टोरेंट की ओपनिंग करती हैं, जिसमें उन्हें 4 गुना मुनाफा होता है। और अब छोले भटूरे खाने के शौकीन लोगों की भीड़ बढ़ती देखकर वो कारीगर भी रख लेती हैं और उनकी गरीबी भरे हालात भी पूरी तरह बदल जाते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, जो गरीबी में भी हिम्मत रखते हैं वो कभी हारते नहीं। जैसा कि हमारी इस कहानी की नंद भाभी, जो बारिश में भी डटी रहीं और अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया। वेल दोस्तों, आप हमारी कहानी किस शहर से देख रहे हैं और क्या आपको भी छोले भटूरे खाना पसंद है? कमेंट में बताना ना भूलें। रील्स वाली बहू। प्रज्ञा को रील्स बनाने का बड़ा ही क्रेज है और वो दिन भर रील्स बनाती रहती है। खाते पीते घूमते फिरते घर में कॉलेज में रील्स बनाने के कारण प्रज्ञा पूरे कॉलेज में हाईलाइटेड है। जहां उसके रील्स सभी को पसंद आते हैं, वहीं मनीषा चिंता में डूबी रहती है। एक रोज जब खाते हुए प्रज्ञा रील्स बना रही होती है, तब मनीषा कहती है, 1 मिनट भी चैन नहीं है इस लड़की को। ये नहीं कि खाना तो आराम से खा ले, लेकिन नहीं, अरे थोड़ी देर रील्स नहीं बनाओगी तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। अरे मम्मी, इसी को तो कहते हैं डिटर्मिनेशन। तुम नहीं समझोगी ये सब। भगवान, इस लड़की को सद्बुद्धि दे। जब देखो तब टेढ़ा बाका मुंह बनाती रहती है। मनीषा की बात का प्रज्ञा पर जरा भी असर नहीं होता और वो खाते खाते रील्स बनाती रहती है। दिन बीतने लगते हैं और देखते देखते प्रज्ञा का कॉलेज भी खत्म हो जाता है। आए दिन कोई ना कोई मनीषा को प्रज्ञा की शादी करवाने का सुझाव दे जाता है। सब ठीक ही कहते हैं, प्रज्ञा की शादी कर देनी चाहिए। अपने घर के कामकाज में व्यस्त हो जाएगी तो खुद ही ये रील्स और नाच गाना बंद हो जाएगा। मनीषा और प्रेम प्रज्ञा के लिए एक अच्छा लड़का ढूंढने लगते हैं और तभी विकी का रिश्ता प्रज्ञा के लिए आता है, जिसने प्रज्ञा को उसकी रील्स देखकर पसंद कर लिया था। अगले दिन विकी अपने माता पिता के साथ प्रज्ञा के घर पहुंच जाता है और प्रज्ञा साड़ी पहने हाथों में चाय की ट्रे लिए उनके सामने आती है। जब विकी को पसंद है तो हमें भी बहू पसंद है। बहन जी, आप बारात की तैयारी कीजिए। एक बार लड़का लड़की अकेले में बात कर ले तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मनीषा विकी को प्रज्ञा के कमरे में भेजती है, जहां प्रज्ञा पहले से ही रील्स बना रही होती है। तभी विकी कहता है, आ गए आपके साजन जी। हमारे साथ ये रील्स कंप्लीट करती तो और भी अच्छा रहता। अच्छा जी, अब आ ही गए हैं तो बना ही लेती हूँ आपके साथ। दोनों मिलकर रील्स बनाते हैं। जब वी मीट और तुरंत पोस्ट भी कर देते हैं। फिर विकी कहता है, जब आप साड़ी में चाय लेकर आए तब मुझे लगा कि कहीं मैं गलत घर में तो नहीं आ गया। अब सही है। दोनों की शादी पक्की हो जाती है और शादी के दिन भी प्रज्ञा रील्स बनाने से चूकती नहीं, यहाँ तक कि बारात के समय भी नाचते हुए रील्स बनाती है। सभी लोग प्रज्ञा की तारीफ के पुल बांध देते हैं और प्रज्ञा नाचती गाती अपने ससुराल चली जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है,
प्रज्ञा यहाँ पे दिन भर हर चीज की रील्स बनाती रहती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब सुनीता कहती है, बहू, ये रील्स के साथ साथ कुछ काम भी कर लिया करो। वैसे तुझे और क्या क्या बनाना आता है? मम्मी जी, वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा बनाती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं मैगी अच्छा बना लेती हूँ, हाँ कॉफी भी अच्छा बना लेती हूँ, और मुंह तो सबसे अच्छा बना लेती हूँ। हैं? अच्छा अच्छा। सुनीता अपना माथा पकड़ लेती है और कहती है, बहू, कुछ खाना बनाना भी सीख लेती। मम्मी जी, मैं लंबी प्लानिंग कर रही हूँ। जल्दी ही मैं इतनी फेमस हो जाऊंगी कि मुझे पैसे मिलने लगेंगे। हम दोनों सास बहू राज करेंगे, राज। नौकर काम करेंगी और लोगों की तो लाइन लगेगी हमसे मिलने के लिए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या बहू? हंसी मजाक तक ठीक है, लेकिन इस तरह घर नहीं चलते। जितना जल्दी हो इस घर के तौर तरीकों को सीख लो। प्रज्ञा मुंह घुमाकर चली जाती है और तुरंत उसी वक्त एक रील बनाती है। ये देख सुनीता का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है और विकी के घर आते ही सुनीता उसे सब कुछ बताती है। विकी भी अब प्रज्ञा की इन हरकतों से परेशान हो जाता है। तुम टेंशन मत लो मम्मा, मैं देख लूंगा। विकी कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रज्ञा रील्स बना रही है। विकी बड़े ही प्यार से प्रज्ञा से कहता है, प्रज्ञा, इन सब के लिए मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी हर वक्त तो ये अच्छा नहीं लगता ना। समझने की कोशिश करो, मुझे भी तुम्हारा थोड़ा वक्त चाहिए। मैं जब ऑफिस से आता हूँ तो मुझे समय देने की जगह इसी में लगे रहते हो। तुम ज्यादा ही सोच रहे हो। तुम भी मेरे साथ रील्स बनाओ ना, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तुम्हें इज्जत से कोई बात समझ में नहीं आती क्या? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा इस चकाचौंध से। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। तुम ही रिश्ता लेकर आए थे, मुझे लड़कों की कमी नहीं थी और ना आज है। विकी दरवाजा पटककर चला जाता है। धीरे धीरे विकी प्रज्ञा से दूर होता जाता है। एक रोज मनीषा प्रज्ञा के ससुराल उससे मिलने जाती है। तब सुनीता उससे कहती है, बहन जी, अब आई हैं तो कुछ दिन यहाँ रहकर जाइएगा, आप ही का घर है। हाँ मम्मी, बहुत दिन हो गए तुम्हारे साथ एक भी रील नहीं बनाई मैंने। प्रज्ञा तुरंत अपने फोन में रील्स ऑन कर लेती है। ये सब मुझसे नहीं होता। तेरा ये भूत अभी तक नहीं उतरा क्या? बहन जी, आप कुछ कहती नहीं क्या इसे? जब आप ही कुछ नहीं कर पाई तो मैं कर ही क्या सकती हूँ। सास तो वैसी ही बदनाम है। शाम को घर की लाइट चली जाती है और मनीषा प्रज्ञा से कहती है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहा है, तू लाइट का कुछ इंतजाम करना बेटा। अच्छा, कैंडल जला देती हूँ मम्मा। प्रज्ञा गाते हुए कैंडल जलाती है और खिड़की के पर्दे के पास रख देती है। मनीषा, जिसे बहुत दर्द हो रहा है, वो सो जाती है और प्रज्ञा हमेशा की तरह अपने रील्स में लग जाती है। उधर कैंडल की वजह से पर्दा आग पकड़ लेता है और मनीषा के कमरे में आग लग जाती है। बचाओ! कोई है, बचाओ! सभी भागते हैं और विकी कमरे की आग बुझाने में लग जाता है, लेकिन तब तक मनीषा आधी जल चुकी थी। मनीषा की हालत देख प्रज्ञा रोने लगती है। विकी मनीषा को तुरंत हॉस्पिटल ले जाता है और उसे एडमिट कराता है। विकी प्रज्ञा से कहता है, देख लिया ना, तुम्हारे इस नाच गाने की वजह से आज तुम्हारी माँ की जान जाते जाते रह गई। अब पता नहीं तुम और क्या चाहती हो। उधर डॉक्टर कहते हैं, इनकी हालत बहुत नाजुक है, आधे से ज्यादा जल चुकी है। प्रज्ञा रोती हुई मंदिर में जाती है और भगवान के आगे जाकर कहती है, भगवान, मेरी माँ को ठीक कर दो। मैं कसम खाती हूँ हाथ से ये रील्स बनाना छोड़ दूंगी, बस मुझे मेरी माँ वापस मिल जाए। 2 दिन बीत जाते हैं और मनीषा खतरे से बाहर आ जाती है। पेशेंट अब ठीक है, आप लोग उनसे मिल सकते हो। सब कोई मनीषा से मिलता है और प्रज्ञा सबके सामने अपना फोन तोड़ देती है। मुझे माफ कर दो मम्मा, मैंने तुम लोगों की बातों को नजरअंदाज किया। बेटा, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा खराब है। मैंने तुम्हें रील्स बनाने से कभी मना नहीं किया, लेकिन हर वक्त एक ही चीज तो सही नहीं है। मैं समझ गई हूँ मम्मा,
आई एम सॉरी। प्रज्ञा उस दिन से रील्स बनाना छोड़ देती है और पूरी तरह से अपने घर में लग जाती है।